वायुमंडल का जो निचला परत है, वह नीचे से निकलने वाली जो तरंगे हैं उसको आसानी से रोक देता है। इसीलिए हम निचला परत में ज़्यादा गर्मी, बात समझ में आया? इसीलिए क्षोभ मंडल में ही हमें जितना तापमान का अनुभूति होगा, जो तापमान हम फ़ील करेंगे, वो कहाँ करेंगे? क्षोभ मंडल में। और जैसे-जैसे हम ऊपर की ओर चलते जाएँगे, जैसे-जैसे ऊपर जाएँगे तापमान घटते चला जाएगा। लेकिन यह जो कम होना है, यह कहाँ तक कम होगा ज़्यादा से ज़्यादा? क्षोभ मंडल में, है ना? यानी कि हम लोग यहाँ से चलें विषुवत रेखा पर तो 17 से 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर चलेंगे तो 7 से 8 किलो। और कुछ दूर जाने के बाद में पता चला कि ये वाला जो एरिया है ना, ये यहाँ पर ये सब जो घटना हो रहा था, तो आंधी, तूफान, बादल, तापमान का घटना, सब का हो गया, स्थिर हो गया। जब ये धरती से ऊपर की ओर चलोगे ना, तो 2 चीज़ें, एक ऑक्सीजन और दूसरा जलवाष्प। ये जो 2 चीज़ है ना, ये ऊपर की ओर जब चलें, तो ये 90 किलोमीटर के बाद में समाप्त हो जाता है। तब उसके बाद नगण्य हो जाता है, उसके बाद नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऊपर जाओगे, भारी है, नीचे ही दब करके रह जाता है। ऊपर नहीं, ऊपर हीलियम मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसका जो मैक्सिमम घनत्व है, वह 90 किलोमीटर तक ज़्यादा पाया जाता है, उसके ऊपर ऑक्सीजन और जलवाष्प नहीं। जलवाष्प नहीं है, तो बादल मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जो बादल है, वो कहाँ मिलेगा? निचला मंडल। बात समझ रहे हैं ना? एक साइरस बादल होता है ना? तो पर्ल ऑफ क्लाउड बोलते हैं। साइरस बादल को क्या बोलते हैं? पर्ल ऑफ क्लाउड। यह इस एरिया में मतलब समताप मंडल में कहीं-कहीं छिट-फुट मिलता है, सफेद कलर का दिखता है। कभी-कभी देखिए मौसम साफ होता है ना, तो कुछ बादल जो है ना इधर से उधर दोलन करते हुए दिखते हैं, कभी इधर जा रहे होते हैं। बहुत ऊँचाई पर, ना? वो सीरियस बादल है, वो पर्ल ऑफ क्लाउड। तो ये इसके ऊपर जो क्षोभ मंडल के ऊपर है, ये है हमारा समताप मंडल। और हम बताए थे कि समताप मंडल का जो शुरुआत है, वह कहाँ से होता है? समताप मंडल का। तो ये तो 7 से 8 किलोमीटर हो गया। क्या? 7 से 8 किलोमीटर। अब यहाँ से ये शुरुआत हुआ और इसकी जो ऊँचाई है वो कितना है? 50 किलोमीटर। ये बात समझ, समताप मंडल की ऊँचाई कितनी है? 50 किलोमीटर तक है। और इस 50 किलोमीटर में इस 15 किलोमीटर से लेकर 15 से लेकर के और 35 तक का जो एरिया है, हालाँकि 50 तक का ओज़ोन जो गैस है, ओज़ोन गैस, यह 15 से मिलना शुरू हो जाता है। 15 से लेकर के 50 तक। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है, वह 15 से लेकर के 35 के बीच में। बात समझ में आया? 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में जो ओज़ोन गैस है, इसका जो घनत्व है, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बात समझ में आया? बैठ जाइए। तो कभी सवाल अगर पूछा जाए, देखो जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, स्पेशली किसी पॉइंट पर ले आकर, इसका मतलब वो सवाल पूछा जाता है। हमेशा पूछा जाएगा, ओजोन परतों का संकेंद्रण सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? 15 से 50 किलो, किस मंडल में? समताप मंडल में। ओजोन गैस में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं? 3 अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ओजोन गैस का खासियत ये है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक देता है और फिल्टर कर देता है। अगर वो नहीं होता, तो सीधे पराबैंगनी किरणें हमारे धरती तक पहुंचती और पता चलता कि हमें कैंसर, स्किन कैंसर, हमारी त्वचा झुलस, तरह तरह के विकार होते। बात समझ रहे हैं ना? इतने सुंदर हम नहीं होते, फूल से होते। देखते हैं ना, जो इक्वेटोरियल रीजन में रहने वाले जो लोग हैं, तो विषुवतीय क्षेत्र में रहते हैं, का रंग देखे हैं कैसा होता है? हाँ? किसी जमाइका का प्लेयर का नाम या वेस्ट इंडीज के प्लेयर को देखे हो कैसा होता है? क्रिस गेल को देखे हैं? क्रिस गेल इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, अपने ही देश नहीं पूरे दुनिया के लिए सेलिब्रिटी है, लेकिन रात के अंधेरे में अगर देख जाइएगा ना, डर जाइएगा, आते देख के डर जाइए। क्या? तो उनका जो शारीरिक विकराल, शरीर भी विकराल। एक मिस्मी प्रजाति है, मिस्मी एक जनजाति है टीका का, नाम सुने हो कभी? पिग्मी, मिस्मी, दुनिया का यह अजूबा ये जनजाति है। पिग्मी जनजाति तो पेड़ पर रहती है आज भी, आदमी है, नाम सुने कभी? पिग्मी जनजाति एक कांगो क्षेत्र है ना, अफ्रीका में, कांगो की जंगल, इक्वेटोरियल क्षेत्र है, बहुत घने जंगल होते हैं। उस एरिया में ये जनजातियां रहती है, मानव भक्षी है, आदमी को खा जाता है। कभी नहीं सुने? इस तरह का एक मूवी आई थी रॉन्ग टर्न, उसको देख, रॉन्ग टर्न, हॉलीवुड की फिल्म है रॉन्ग टर्न। तो देखिए उसमें उन जनजातियों के बारे में दिखाया गया कैसे आदमी को जो है ना शिकार करके वो लोग खाते हैं। और हम लोग मुर्गा का सीक लगा देते हैं ना, मुर्गा का चमड़ा उधेड़ दिया और लटका दिया, नीचे से आग जला दिया। इसी तरह से एक टूरिस्ट है, एक टूरिस्ट की टीम है, गई है जंगलों में, वो अपना रास्ता भटक गया है, इसलिए उसका नाम रह गया रॉन्ग टर्न। तो वैसे जा रहे हैं, रास्ता इधर जाना चाहिए था, लेकिन हम टर्न कर गए गलत, रॉन्ग टर्न कर गए और चले गए उस जंगलों में। और वहां पर गया सब ना, तो उस सबका शिकार हो गया। और शिकार होने के बाद में सबका, जिस तरह से हम लोग चिकन को लगाते हैं सीख, इसी तरह से आदमी को मार करके और
लगा करके और सेक रहा है, काट काट के खिला रहा है अपने बच्चे, अच्छा लगेगा ना? समझ लो, जिस तरह से हम दूसरे जीवों के लिए फील करते हैं ना, तो फीलिंग आया? नहीं आया। मुर्गा काटते हुए कभी आपको दया आई? जब बकरे को ऐसे गर्दन मड़ोड़ करके उसका चीख जब काट रहा होता है, तो आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि वह पर उस जगह पर हमारा कोई बच्चा हो और ऐसे कोई काट रहा हो, तो आप कैसा फील करेंगे? महसूस किया आपने? नहीं किया? बिल्कुल। मतलब कि जैसा आप कर्म करोगे भविष्य में वैसा ही फल मिलना तय है। चलो तो उधर हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, यहाँ पर चलो। ये जो ओजोन परत है उसमें ओजोन गैसों का जो संकेंद्रण है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ही पाया जाता है। अब ये जो गैस है यह प्रकृति ने निर्धारित कर दिया था, बना दिया था कि भाई ऊपर से जब ये फिल्टर है, समझो एक प्रकार का फिल्टर है कि ऊपर से पराबैंगनी किरण आएगी, जो भी हानिकारक जो रेडिएशन ऊपर से वायुमंडल में बहुत, जो हमारा ब्रह्मांड है, अलग अलग जो जैसे ब्लैक होल है, सूरज है, अन्य तारे हैं, वहां से तरह तरह के जो हानिकारक रेडिएशन है ना वो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। अब यह हमारे ऊपर एक शील्ड है, धरती के ऊपर जो वायुमंडल हमारा एक शील्ड है, ऊपर से भी इस तरह के रेडिएशन आ रहा हो तो प्रकृति ने, भगवान ने एक फिल्टर लगा दिया है कि ऊपर से आने वाला जितना भी ये हानिकारक तत्व है ना ये ऊपर ही रह जाएगा, नीचे इस धरती पर कोई प्रकार का इफेक्ट बात समझ रहे ना। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि जो हम लोगों ने एसी बनाया, फ्रिज बनाया, है ना, अब ये जितने भी हम लोगों ने शीतलक बनाया, शीतलक जो भी ठंडा करता हो, है ना, उससे निकाला हम लोगों ने सीएफसी गैस। सीएफसी कहने का मतलब है यह क्लोरोफ्लोरो, यह एक मोनोकार्बन से बना हुआ है। मोनोकार्बन समझते हो ना, जिसमें एक कार्बन हो, यह बहुत ही खतरनाक होता है ना, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम सुने कभी? कार्बन मोनोऑक्साइड दमघुटू गैस है। अगर लेटरिन का जो टैंक बन रहा होता है ना, सेप्टिक टैंक, तो देखिएगा ठेकेदार क्या करता है कि खूब अच्छे से नीचे बना दिया और सेटरिंग करके उसको पूरी तरह से ऊपर से कवर कर देता है, एक छोटा सा होल रहता है जिसमें वो जा करके निकाल सकता है, उसमें जो सेटरिंग होता है, जो पटरियां होती हैं, निकालने के लिए, घुसने के लिए एक जगह छोड़ता है, देखे वैसे। अब कभी कभी क्या होता है कि बरसात का दिन आया, पानी उसमें लॉक्ड हो गया और वह जो वाष्पीकरण की क्रिया होने लगी ना वहां पर, वो गैस बना और वह बाहर निकल नहीं पाया, वो अंदर ही रह गया, तो वो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगा। और अगर यह कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर चला जाए, अगर एक सांस भी इसको ले ली ना, तो आपका मृत्यु तय है, कोई नहीं बचा सकता ना। ये जा करके और आपका जो एल्बुलाई है, जो फेफड़ा है, जहां पर हमारा श्वसन की क्रिया, ऑक्सीजन का जो आरबीसी का आदान प्रदान हो रहा है, उसी को जाकर के ब्लॉक कर दे, के बाद में आप सांस ले ही नहीं पाई। अगर एक बार ये अंदर चला गया तो आपका सांस बंद हो जाए, आप सांस नहीं ले पाए ना। इसलिए कहा जाता है कि जब कमरा बंद हो ना, इस तरह के नीचे सुरंग हो, कोई गुफा हो, उसमें नहीं घुस जाना चाहिए। अगर ये जहां भी बंद जो एरिया है, जो भी बंद जगह है, वहीं पर ये CO गैस बंद, कार्बन मोनो तो बोलते हैं हम घोटू। बात समझ में आया ना। अब ये कार्बन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यह यहाँ से निकल करके यहाँ पहुंचता और पहुंच करके ये जो O3 है, जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत को ये डिस्टर्ब, मैंने बताया था ना कि जो सूर्य से आने वाली जो किरण है ना, जब भी यहाँ से गुजरती है तो यह ओजोन परत टूटता है, यह ऑक्सीजन में, और ये सिंगल ऑक्सीजन, बात समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन ये दो O2 और O में टूट जाते, लेकिन इसमें संलयन की क्रिया फिर तुरंत होती है। फिर दो ये ओजोन टूटे तो यहाँ पर इस तरह से बना और फिर से इसने, तो ये संलयन विखंडन की जो क्रिया है ना, ये लगातार चलते रहती है, ओजोन परत में किसी प्रकार का क्षति नहीं हो रहा। लेकिन जब ये सीएफसी इसमें घुस गया ना बीच में, तो विखंडन की क्रिया तो हो रही है, लेकिन संलयन को इसने रोक दिया, संलयन नहीं हुआ। जहां जहां संलयन की क्रिया नहीं हो रही है वहां पर यह ओजोन परत अब ऑक्सीजन में बदल गई, बात समझ आया। अब वहां पर ओजोन नहीं रहा। अब ऊपर से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है वो सीधे पहुंचेगी कि नहीं, जितना भी ऊपर से हानिकारक जो रेडिएशन है वो उस क्षेत्र में पहुंच ना, तो इसलिए इसको हमने बोला कि यह ओजोन परत में छिद्र हो गया। मान लो यहाँ से यह संलयन की क्रिया नहीं हुई, यहाँ पर से अब जो भी रेडिएशन निकल रहा है ये पार कर जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं इससे प्रभावित होंगे कि नहीं। इसके ठीक सामने जो रहने वाले लोग हैं, तो कैंसर विकार हो सकता है, मानसिक विकार हो सकता है, तरह तरह इस तरह का जो खोज है आशीष, पहली बार हम लोगों को पता चला 1984 में कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। और क्यों हो रहा है इस बात को पता लगाते लगाते कुछ लगभग 12-13 साल, 1997 में आकर के हम लोगों को पता चल गया कि भाई हो क्यों रहा, बात समझ आया। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसके लिए एक बैठक किया, तो बोलते हैं क्वेटो प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं, क्वेटो। अब क्वेटो प्रोटोकॉल ना, प्रोटोकॉल मतलब होता है कि कुछ हम लोग अपना निर्धारित कर लिए बैठ करके
के जो शर्त तय कर ली उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। और क्योटो की जगह है ना, तो क्योटो में इसकी बैठक हुई थी और उसी बैठक में पूरा दुनिया भर के जितने भी जो राजनेता थे, जो लीडर्स थे, उन लोगों ने बैठ करके तय कर लिया भाई ओजोन परत को भरने का अब हम काम करेंगे, सिद्ध करने का काम नहीं करेंगे, यानी कि जो सीएफसी गैसें हैं इसका उत्सर्जन अब हम कम करेंगे। बात समझ आया? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल पर हम लोग बात कर रहे थे, चल रहा था कि धीरे धीरे हुआ क्या कि आगे चल करके मान लो कि निकाला कौन, ये जो निकालने वाले जो लोग हैं ये तो वही लोग हैं ना जो पहले विकास किया, जिन लोगों ने आगे विकास कर लिया 2000 ये 1917-18 ना या 17वीं शताब्दी से अगर लेकर के चलो, देखना जब हमारे देश ही नहीं पूरा दुनिया में जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो उसमें यूरोपियंस जो थे ना वो सबसे आगे थे, है कि नहीं? तो यूरोप के लोग थे वहीं पर उद्योग ज्यादा बनाना, और उद्योग बना इसका मतलब उन लोगों ने इंजन बनाया, और इंजन बनाया तो उनका काम आसान हो गया, वो धीरे 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 जो कार्बन का जो उत्सर्जन था बढ़ाते चले गए, और कार्बन बढ़ा, खूब उन लोगों ने उद्योग बनाया, खूब लूटा दुनिया भर में अपना माल, पैसा कमाया कि नहीं कमाया? लेकिन इसका जो बाई प्रोडक्ट जो निकला, जो कार्बन निकला, वो उससे क्षति किसको पहुंची? पूरा दुनिया को। नहीं, कार्बन निकला वह उससे क्षति पूरा दुनिया को, लाभ किसको मिला? यूरोपियन को। तो उन लोगों ने ये तय किया कि भाई अब जब उन लोगों को समझ में आ गया कि अब हम तो निकाल ही रहे थे, ये यूरोप वाले हैं वो तो अब निकाल रहे थे, अब उन्हीं का देखा देखी अब बाकी लोग भी निकालने लगा। अरे औद्योगिक क्रांति बाकी देश में तो हुआ, उन लोग पहले कर लिए, हम लोग यहाँ बाद में। अब मान लो कि उनके यहाँ फैक्ट्री पहले लगा था, बाद में फैक्ट्री हम भी लगाना शुरू कर दिए। दुनिया के जब बाकी देश जब फैक्ट्री लगाना शुरू कर दी ना, तो उत्सर्जन और तेजी से बढ़ने लगा। जब बढ़ा तो यूरोपियनों को लगा कि भाई अगर इस तरह से ये सारा लोग निकालने लगेंगे कार्बन, तो फिर दुनिया का क्या होगा? तो अब इसके लिए अब समझौता शुरू हुआ कि अब उत्सर्जन कम कर, साथ में रहना, इस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बैठक हुआ जिसको हम मॉन्ट्रियल बोलते हैं, यल। अब ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, मॉन्ट्रियल भी एक जगह है, वहां बैठक हुई थी, वहां तय हुआ कि भाई अब हम क्या करेंगे, कार्बन को कम करेंगे, है ना? इसमें भारत भी शामिल हुआ। भारत का कहना था कि जितना तुम लोग निकाले हो ना तो हम भी निकाल लेंगे, तो हम भी बंद कर देंगे। अगर मान लीजिए कि हम पूरा दुनिया में कार्बन का उत्सर्जन हो रहा था, तो जो लोग पहले आगे निकाल करके अपने विकास कर लिया क्या, तो वो लोग आगे चले गए, और जो विकासशील देश थे, अब विकासशील देश जब उत्सर्जन करना शुरू किए, जब अपना इन्होंने उद्योग लगाना शुरू किया, ये जो विकसित जो देश है ना, जो पहले विकास कर लिए, अब दबाव बनाने लगे कि आप नहीं करिए, कि वायुमंडल क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है, वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है, में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की संभावना है, ये ओजोन परत में छिद्र होने की संभावना है ना? तो पहली बार जब भारत इसमें शामिल हुआ तो भारत कहा कि भाई बात को मानेंगे, लेकिन तब मानेंगे जब जितना आप निकाले हैं ना तो हम ही निकाल लेंगे। तो झगड़ा होता है ना, देखे हो कि पिटा गया, दूसरा दिन पंचायती हुआ, तो उसमें जो पिटाया रहा था ना, वो कहा था कि इतना पीट लेंगे तो हम पंचायती मान लेंगे। पंचायती में यही होता है ना कि चलो जो हो गया सो हो गया। तो ये यूरोपियन जो थे ना यही पंचायती करने बैठे थे कि जिन लोगों ने निकाल दिया, चलो निकाल दिया, अब कार्बन का जो उत्पादन है हम लोग नहीं करेंगे। इन लोगों ने कार्बन का उत्पादन कर भी रहा था पहले, अब वो कम करेगा, और जो लोग नए सिरे से शुरू कर रहा है वो लोग अब नहीं करें। ये उचित था, उन्हें नहीं माना। फिर 2015 में भी एक बैठक हुई थी, 2015 तक हम लोग कुछ अपना स्ट्रेंथ बना लिए थे, तो अब इसको लागू किए हैं। दुनिया में यही दो जो हैं ये लागू, कार्बन के उत्सर्जन को लेकर के, कार्बन का मात्रा को हमें अब नियंत्रित करना है। अगर मान लो कि कार्बन का मात्रा नियंत्रित नहीं हो तो दिक्कत क्या होगा, आगे आने वाला जो समय है, यहाँ से जो रेडिएशन आ रहे हैं, जितना रेडिएशन आएगा उतना धरती से तापन होगा, और जब तापमान इधर से निकलेगा तो वायुमंडल इसको रोकेगा, और नीचे का जो वायुमंडल है उसको गर्म करेगा। अब जितना ये हीट होता चला गया, वायुमंडल जितना हीट होगा, अब धरती पर ही मान लो कि यहाँ पर समतल भूमि है, यहाँ पर पहाड़ है ना, यहाँ पर मान लो कि समतल है, नीचे समुद्र है, इस तरह से ऊंचा ऊंचे बने हुए हैं। तो जहाँ पर ये समतल भूमि है, यहाँ का टेम्परेचर अगर मान लो कि अभी 30 डिग्री है ना, तो ऊंचाई की जैसे बढ़ेंगे तो ऊपर तापमान कम होगा। तो यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर ठंडा है, तो यहाँ पर बर्फ पिघला हुआ है, ये बर्फ जमा हुआ है, देख रहे हो ना। अब जब ध्रुवों की ओर जाइएगा तो वहाँ पूरा बर्फ जमा हुआ है। अब जैसे जैसे इसका मोटाई, यहाँ पर जो कार्बन है, ये कार्बन का मात्रा बढ़ा है, बढ़ेगा, नीचे से जो निकलने वाला जो रेडिएशन है इसको ये कार्बन रोकेगा क्या, ये सब तापमान को नीचे ही डालेगा, और जैसे जैसे तापमान को नीचे डालेगा, यहाँ के तो लोग मान लो 45 डिग्री हो गया, ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन ये बर्फ बर्दाश्त करेगा? बर्फ जो है ना पिघल पिघल करके अब ये चलना शुरू होगा, और जितना भी समुद्र का स्तर मान लो कि इतना था नीचे, धीरे धीरे इसका स्तर क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, और आने वाला जो 50, 100, 60 साल के बाद में होगा कि अब ये जो पानी है अब समुद्र से निकल करके अभी धरातल की ओर बढ़ना शुरू होगा, और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा धरती, ये ग्लेशियर ऊपर से पिघलेंगे, समुद्र में भरेगा, और
पूरा धरती जलमग्न, डूबेगा कि नहीं डूबेगा? सब लोग डूब करके मर जाएंगे। जो उड़ने वाली जो पक्षियां हैं, हो सकता है कि वहीं कुछ बचे। क्या कितना दिनों तक सर्वाइव करना है? पेड़ों पर रहने वाले जो जीव है बच जाएंगे, धरती पर रहने वाले हैं वह मरेंगे। तो इसके विनाश का जो कारक है, वो अपना विनाश खुद ही तय कर रहे हैं। जितना विकास कर रहे हैं उतना ही विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस पूरे घटना को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। क्या बोलेंगे? वैश्विक तापन। क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग? क्यों हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग? कार्बन के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। इतने हमारे इस एरिया में जो वायुमंडल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषक को भर रहे हैं, के कारण हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। इस वायुमंडल के तापमान बढ़ने से जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, समुद्र के जल स्तर। इतना बात समझ में आया? तो इसी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम लोग ये 2 प्रोटोकॉल्स किए हैं। फोटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, या कार्बन के उत्सर्जन को कम करने से। याद रहेगा, हमेशा याद क्या रखना है? क्योटो प्रोटोकॉल मतलब ओजोन परत, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब तो। और जोन का जो विस्तार है वह सबसे ज्यादा कहां से कहां है? 15 से 35 किलोमीटर तक। और समताप मंडल का जो विस्तार है वो कहां तक है? 50 किलोमीटर तक। समताप मंडल के बाद में हमारे पास जो मंडल है उसको बोलते हैं मध्य मंडल। मान लो कि यह हमारा सबसे निचला परत हो गया, तो मंडल। फिर इसके बाद में कौन सा पॉस? ट्रोपोपॉस। फिर इसके बाद में समताप मंडल। समताप मंडल में जब ऊंचाई की ओर हम बढ़ रहे थे, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी हो रही थी। इस एरिया में जो ट्रोपोपॉस वाला एरिया, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, सभी घटनाएं बंद हो गई। और जब इस एरिया को पार किए, जब समताप मंडल में आए, जैसे से ऊंचाई बढ़ा, तापमान काहे बढ़ा? क्या कि इसके ऊपरी जो वायुमंडल है इसमें ओजोन परत है, और ओजोन परत में रेडिएशन आने से तो रेसिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, तो घर्षण हो रही है, तो विखंडन की संलयन की क्रिया हो रही है, उसमें से क्या निकल रहा है, और इसके कारण ओजोन परत जो है ना वो गर्म है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? ओजोन परत गर्म क्यों है? क्योंकि ओजोन परत टूट रहा है, संलयन और विखंडन की क्रिया हो रही है। जब भी संलयन विखंडन की क्रिया होगी तो ऊर्जा निकलेगा, और ऊर्जा के कारण यह जो क्षेत्र है यह क्या है? तप्त है, इसमें तापमान ज्यादा है। पास में रहना। तो ये गर्म सोर्स की ओर हम जा रहे हैं, तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। यही कारण है कि जब हम समताप मंडल में होते हैं, धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन जैसे ही हम इसको पार कर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा कि घटेगा? फिर घटने लगेगा ना। समताप मंडल में तापमान बढ़ रहा है, यहाँ पर मौसम शांत होता है, ऊंचाई के साथ साथ जो है ना निचला जो एरिया है, यहाँ से जब चलेंगे तो तापमान गिरते गिरते बहुत न्यूनतम हो गया ना। और इस एरिया में जब पहुंचते हैं ना, यहाँ पर मौसम फिर टेम्परेचर मेंटेन ना, न ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है। इसीलिए हम इस एरिया में हम वायुवान को हम ज्यादा ठंडा में भी नहीं उड़ा पाएंगे, ज्यादा गर्मी में भी नहीं उड़ा। तो हम क्या करते हैं कि ओजोन लेयर है ना, उसकी जो निचला एरिया है, इसी एरिया में हम आराम से उड़ा लेते हैं। जिस तरह से यहाँ टेम्परेचर, उसी तरह वहाँ भी टेम्परेचर। लेकिन अगर इस एरिया में हम चले तो बर्फ से सामना होगा हमारा। पास में रहो ना, इसलिए हम इस एरिया से नहीं जाके वायुवान को हम समताप मंडल। पास में आ रहा है। अब इसके ऊपर हमारा है मध्य मंडल। मध्य मंडल का जो विस्तार है वह 50 से लेकर के 80 किलोमीटर। और जैसे जैसे हम इस एरिया से दूर की ओर जा रहे हैं, समताप मंडल से दूर ना, जो ओजोन परत है इससे दूर, अब गर्म सोर्स से हम दूर जा रहे हैं, तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? तापमान फिर से तापमान गिरने लगेगा। और इस एरिया में जब हम मैक्सिमम ऊंचाई पर 80 किलोमीटर तक पहुंचते हैं ना, यहाँ पर -100 डिग्री सेल्सियस तक, यहाँ का जो तापमान है जब ऊपर जाइएगा -100 डिग्री तक से इसका 80 किलोमीटर तक। देख रहे हैं ना कितना खतरनाक, उस एरिया में आपका रहना भी मुश्किल ना। और इसको जब हम पार करेंगे ना, तब मिलता है आयन मंडल। के ऊपर है आयन मंडल, और आयन मंडल का जो विस्तार है वो 80 से लेकर के 640 फुट लंबा इसका। बात समझ आया? आयन मंडल का विस्तार कितना है? 80 से लेकर 140 किलोमीटर। तो अगर हम सबसे नीचे से स्टार्ट करें, सबसे पहला मंडल, फिर समताप मंडल, फिर उसके बाद फिर हो गया मध्य मंडल, और तब हो गया आयन मंडल। अब आयन मंडल का जो विस्तार है 80 से लेकर के 640 किलोमीटर। आयन मंडल कहने का मतलब है कि यहाँ का जो भी अणु है, जो वहाँ पर पार्टिकल्स हैं, वो सब आयनिक फॉर्म में है। आयन समझते हो ना, अन आयन और ऋण आयन। तो ऊपर जो आवेश है, जैसे मान लो जो चार्ज है,
इसे लिखते हैं ना निगेटिव और पॉजिटिव, आयनिक फॉर्म में है। इसलिए क्या होता है, जब हम यहाँ से कोई वेव को भेजते हैं तो वो भी एक आयनिक फॉर्म में ही होता है, आयन है। हम यहाँ पर धरती पर बैठे हुए हैं और यहाँ से हम रेडियो स्टेशन यहाँ पर बना ना, यहाँ से हम रेडियो स्टेशन से हम प्रसारण, लेकिन ना एक छतरी लगा होता है, छतरी से हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रसारण करते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है या अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वह गाना बजाता है, और दूर कहीं बैठा हुआ आदमी उसको ना यहाँ पर बैठ करके बोलता है कि मैं ऑल इंडिया अब बैठा ना। पहले तो पत्राचार होता था, मोबाइल का कम्युनिकेशन नहीं था, दूरसंचार नहीं था, क्या करते थे, चिट्ठी भेजते थे। तो जितना भी ये रेडियो सेंटर है वहाँ पर चिट्ठी जाता था और होता था फरमाइशी गाने, सुने वैसे। वो एक जमाना था जब फरमाइशी गाने सुनाए जाते थे ना, चिट्ठी जाता था, अलग अलग जो श्रोता थे वो अपना अपना लेटर भेजते थे, और वहाँ बैठा हुआ जो कमेंट्री कर रहा था, तो वहाँ का बात करने वाले जो व्यक्ति थे पढ़ते थे लेटर को कि ये लेटर मोतिहारी से गाने के आया हुआ है ना। इसमें जिगर फिल्म के गाने का उन्होंने फरमाइश किया है। अब सुनते हैं हम लोग जिगर फिल्म के गाने, सुने कभी ऐसा? नहीं सुना होगा तुम लोग। आप आप लोगों का जो जन्म हुआ वो ऐसा, देखो 90 के दशक में जन्मे हुए जो लोग हैं ना वो काफी भाग्यशाली हैं, जिनका जन्म 90 में हुआ ना, मतलब कि 90 के दशक में हुआ। इन लोगों ने दोनों दुनिया को देखा है, जिसने 1990 के पहले का भी दुनिया देखा और 1990 के बाद की जो दुनिया है वो देखा। ये बीच वाले जो लोग हैं, पहले का जो लोग थे चिट्ठी, हम लोग पता ना, अब तो पोस्ट ऑफिस का जो बक्सा भी अब नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं इक्का दुक्का, हमारे आगे वाला जो जनरेशन है वो भी नहीं देख पाए, है ना। अलग अलग जो चिट्ठी के जो फॉर्मेट होता था, लिफाफा होते थे, अंतरदेशीय कार्ड होता था। देखिए घर पर, हाँ, पति कमाने गया बेचारा दिल्ली और यहाँ से पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, वो कैसे चिट्ठी लिखेगी बताओ। इमोशन को देखो कि अब वह जो इमोशन है, जो पत्नी का इमोशन पति के लिए है, जो 6 महीना पहले गया है दिल्ली और उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है, उस इमोशन को उस पत्र में कैसे डाल रही है ना। तो गांव के जो छोटे छोटे देवर होते थे ना, जो पढ़े लिखे होते थे, तो उनको बुला करके और अपने दिल की बात उसको कह करके उस पत्र में लिखवा देती थी, और तब यह जाता था वहां पर। अब समझो पति भी नहीं पढ़ा हुआ है, हाँ, तो दूसरा कोई पढ़ करके उसको सुनाता था। ये हमारा देश है और वो वह जमाना था। आज के समय में आज पति पत्नी में सबसे बड़ा लड़ाई का जो कारण है ना, वो मोबाइल फोन है। अरे हर एक गतिविधि का पता है उसको, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ पर बैठे हो। अगर मान लो कि तुम किसी मित्र के साथ बैठ करके गप मार रहे और पत्नी का फोन आया, तुम कहा कि मैं तो ऑफिस में हूँ क्या, और तुरंत उसने वीडियो कॉल लगाया आपको, क्या करेगा तुम, काट दोगे। सर इसे सामाजिक जो मुद्दे हैं ये निकल करके मोबाइल कम्युनिकेशन आने से बहुत सारी, अगर गुत्थियां सुलझी ना तो बहुत सारा गुत्थी उलझ भी गया है ना। आज हर, जैसे मान लो कि तुम दिल्ली में बैठे हो है ना, और तुम्हारे खेत में किसी का बकरी पर जा करके तुम्हारा मक्का खा गई ना, तो तुरंत तुम्हारे घर से फोन किया कि देखो फलना का बकरी आके सारा जजा चारा दिला आके झगड़ा करता है सब। अब तुम वहां पर अलग टेंशन में, तुम कुछ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, लेकिन एक जो मानसिक प्रेशर है, जो तनाव है, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। आज बीपी से, शुगर से आज हम इसलिए परेशान है क्या कि मोबाइल के पीछे। इतना मोबाइल हम हमारे जीवन को आसान बनाया ना, उतना ही ज्यादा उलझा कर भी रख दी। तो कुल मिला करके ये जो एरिया है यह आयनिक फॉर्म में है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आयन मंडल। और आयन मंडल को हम 4 भाग में बांट दें, है ना। एक को बोलते हैं डी लेयर, एक है ई लेयर, एक है एफ लेयर, और हाँ समझ, इसको कितना भाग बांट दिए, 4 भाग। इसलिए बांट दिए कि यहाँ पर जो हम प्रसारण कर रहे थे ना, जब रेडियो तरंगों को जब यहाँ से छोड़ते हैं, जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं, तो उसमें 3 तरह का वेव होता है। जो तरंग है वो कितना तरह का होता है, तरंग 3 होते हैं। एक को बोलते हैं शॉर्ट वेव, एक को बोलते हैं मीडियम वेव, और एक को बोलते हैं लॉन्ग वेव। तो लॉन्ग वेव है यही हमारा एफएम है, मीडियम जो वेव है वह बीच बीच वाला, और शॉर्ट वेव मतलब सबसे दूर वाला। सबसे नजदीक क्या सुनना हो तो लॉन्ग वेव, उससे दूर सुनना हो तो मीडियम, उससे दूर सुनना हो तो शॉर्ट वेव, सबसे दूर अगर सिग्नल भेजना हो तो शॉर्ट वेव में भेजना। तो जब हम यहाँ से प्रसारण करते हैं ना, यहाँ पर एक होता है ट्रांसमीटर, है ना, यहाँ से ट्रांसफर करता है, उसको ट्रांसमिट करता है, और ये ट्रांसमिट होकर यहाँ से मान लो कि वेव चला इसे। अब ये यहाँ से अगर हम लोग 3 वेव चला रहे हैं, मान लो कि शॉर्ट वेव है, मीडियम वेव है और लॉन्ग वेव है, ये 3 वेव को हम लोग यहाँ से छोड़, तो इसमें जो सबसे कमजोर है कौन है, लॉन्ग वेव। तो ये जो डी लेयर है ना, जैसे यहाँ पर ये लॉन्ग वेव पहुंचा, ये सबसे कमजोर है ना, इसको यह धक्का मार करके भगा देता है, कहा जाएगा
देखिए किसी वीआईपी का कभी देखना कि नीतीश कुमार का कभी आगमन हो तुम्हारे, है ना, वहां पर 3 तरह के इस तरह से बना दिए जाते हैं सिक्योरिटी लेयर, है ना, इस तरह के लेयर। और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर जो ना जो एसपी होते हैं इनकी निगरानी में जितने भी उस एरिया के डीएसपी हैं वो यहाँ पर होते हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी। इसके बाद में जो इंस्पेक्टर लेवल के हैं, एसआई हैं, वो यहाँ पर होते हैं। और उसके बाद में जो सिपाही हैं, जो पुलिस हैं, अन्य जो कर्मी हैं सिपाही, है ना, ये यहाँ पर होते हैं, जो कांस्टेबल है यहाँ पर होते हैं। और जो भी जनता है, जो पब्लिक है, वो इधर से आ रही होती है, एक भीड़ होता है ना, ये भीड़ इधर की ओर आ रही है, तो सिपाही डंडा लेकर के खड़ा रहता है। तो उसमें देखना 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं खूब व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहना है, खूब क्रीच है उस पर, है ना, और 8-10 पीछे से लोग हैं उनके, के पीछे जिंदाबाद, मुर्दाबाद, इलाहाबाद कर रहे हैं। तो वे जब आगे की ओर चल रहे होते हैं ना, ये वाला डर जाता है ना, ये कौन प्राणी है भाई, लेकिन इसको ही पार कर गया, डर जाता है। जैसे यहाँ आया ना, एसआई उसको थोड़ा सा रोकता है, थोड़ा सा रुतबा वाला डबल स्टार है, रोक देता है। इधर नेताजी पास है आपके पास, लेकिन आप पास तो ना है, लेकिन भागी हटी हटी हटी, इधर से भगा दिया, वापस कर दिया, रहना। लेकिन जो एकदम फटा चिटा कपड़ा पहना है, जो वास्तविक समर्थक है उनका ना, जो इनके पीछे पीछे चल रहा था, उनको सिपाही भगा देगा ना, कि तुम इधर कहाँ जा रहे, नेताजी को जाने दो। नेताजी को इसने छोड़ दिया, ये आगे चले गए। लेकिन जो जनता थी, जो पब्लिक थी, उसको यही भगा देता कि नहीं। तो सबसे कमजोर कौन है, बेचारा जो कमजोर वही है, सबसे ताकतवर है लोकतंत्र में, लेकिन सिद्ध कर दिया जाता है उसको कमजोर, तो उसको यहीं से भगा दिया, सिपाही भगा दिया, एसआई भगा दिया, तनिषा उससे ताकतवर था नेताजी थे। लेकिन इससे भी आगे जाने के लिए इनके पास वीआईपी पास है, जो ताकतवर वास्तविक रूप में, जैसे सांसद है, विधायक है, कोई अधिकारी है, तो उसके पास पास है ना, उसको लीगल पास मिला हुआ है, वो व्यक्ति यहाँ तक पहुंच, तो ये रोकता है। ये आकर एसपी साहब, मान लो कि अब जब कोई सांसद है या विधायक है और यहाँ नीतीश कुमार खड़े हैं ना, तो अब वहां पर एसपी साहब खुद खड़े रहते हैं, डीएसपी खड़े रहते हैं, तो यहाँ से मान लो कि धक्का मुक्की करने लगा सब फोटो खिंचवाने, रोकते हैं ना कि हटी हटी नेताजी अलग रही है, हटा देता कि नहीं हटाता है। तो ये जो सबसे ताकतवर है वो यहाँ तक पहुंच जाता है, साथ में रहना। ठीक उसी तरह से हमारा ही लेयर, जब हम यहाँ से लॉन्ग वेव को छोड़ते हैं ना, तो जो सबसे कमजोर का है उसको कौन वापस कर देता है, ये वापस कर दिया। अब यहाँ पर पहुंचा ना, तो सबसे नजदीक यहाँ पर आया, और यहाँ पर कोई आदमी रेडियो लिया है ना, तो उसमें एक रेस्पॉन्डर लगा हुआ, जो उसका जो रेडियो है उसमें क्या है, रेस्पॉन्डर। यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पर लगा है ट्रांसपॉन्डर, और यहाँ पर जो रेडियो है उसमें लगा है रेस्पॉन्डर। अब यहाँ पर बैठ करके उसको आराम से फरमाइश साथ में रहे। अब लेकिन जब हम शॉर्ट वेव को यहाँ से छोड़े ना, ये शॉर्ट वेव आ रहा है, तो इसको ये छेद करके आगे बढ़ जाता है। ये आ गया कहाँ पर, यहाँ पर आ गया। अब इस लेयर में आया ना, तो इसको ये रोक देता, इससे आगे आपको नहीं जाना। अब ये यहाँ है ना, तो इससे आगे की ओर थोड़ा सा बढ़, शॉर्ट वेव नहीं, मीडियम वेव पर हम लोग बात, यह मीडियम, मीडियम वेव कहाँ तक पहुंचा है, ई लेयर तक। और यह जब यहाँ से ट्रांसमिट किया तो इससे थोड़ा सा दूर आया यहाँ पर, देख रहे हो ना। लेकिन अगर यहाँ से हम चलाएं शॉर्ट वेव को, ये शॉर्ट वेव जा रहा है, ये दोनों का औकात नहीं है रोक देने का, सिपाही है, ये होगा, ये यहाँ तक पहुंच गया ना। लेकिन जब यहाँ है ना, तो ये भी रोक दिया, ये पहुंचा थोड़ा सा और दूर। ये कौन सा है, शॉर्ट वेव। और यही कारण है कि रेडियो लेकर के यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, तो सबसे दूर है, तो इसका मतलब कौन सा वेव, शॉर्ट वेव। बीच में है तो मीडियम वेव, सबसे नजदीक है तो लॉन्ग वेव। तो सबसे जो दीर्घ तरंग है उसको कौन वापस करेगा, डी लेयर। मीडियम वेव को ई लेयर, शॉर्ट वेव को एफ लेयर। अच्छा, इसमें आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि केनली हेविसाइट लेयर किसको कहा जाता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केनली, साथ में रहना, नाम सुने कभी, केनली एक ज्योग्राफर थे, इन्होंने इसका खोज किया था इस ई लेयर का, इसलिए इसको बोलते हैं केनली परत। इस केनली को जो है केनली हेविसाइट भी कहीं कहीं लिखा हुआ, केनली हेविसाइट परत। कौन सा परत को बोलेंगे, ये यूपीएससी का हिटेड सवाल है, सबसे ज्यादा पूछा गया है। केनली हेविसाइट परत किस परत को बोलेंगे, किस परत को, ई लेयर को। और एक परत है, इसको बोलते हैं एप्लीटॉन परत। क्या परत, एप्लीटॉन लेयर, ई परत को। तो ये दो परत आप निश्चित रूप से याद रखिएगा, कौन कौन, केनली परत किस लेयर में है, ई में, और ये एप्लीटॉन एफ में। और ये दोनों के बीच में थोड़ा सा हम ऊपर लिख दिया हमने ना, क्या केनली वाला डी और ई वाला एप्लीटॉन, ठीक है ना, इसको नीचे कर लेना, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं करना। इसको क्या करना है, हमने ऊपर लिख दिया डी लेयर, डी लेयर मतलब केनली, ये हो गया केनली परत,
और ये हो गया प्लेटोन पर। कोई दिक्कत? तो इसी दोनों परत को हमको याद रखना है। सबसे निचला परत डी लेयर है ना, डी लेयर किसको वापस करेगा? किसको? लॉन्ग वेव। ई लेयर, एफ लेयर। कोई दिक्कत? चलो बस इतना परत हमको याद रखना। ये 640 किलोमीटर तक इसका विस्तार है ना। इस पूरे परत को हम आयन मंडल बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमारा शुरू हो जाता है बाह्य मंडल। पर आ गया हमारा बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल जो है इसका जो विस्तार है वह लगभग 1000 किलोमीटर तक हम इसको मानते हैं। और उसके बाद में हमारा ब्रह्मांड का शुरुआत हो जाता है। तो लगभग 10,000 किलोमीटर तक तो हमारा ढांचा परखा है। 10,000 किलोमीटर तक हम अपना एक्टिविटी रखते हैं। तो सैटेलाइट है हमारा, सैटेलाइट जानते हो ना, कृत्रिम सैटेलाइट है। और एक होता है प्राकृतिक सैटेलाइट। प्राकृतिक सैटेलाइट वह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। चंद्रमा है वह है प्राकृतिक। और जो कृत्रिम है, जैसे तुमने इनसेट का नाम सुना होगा, आरसेट का नाम सुना है कभी? इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 3 कभी नाम सुने? नहीं सुना? अरे सैटेलाइट का नाम सुने हो ना? सैटेलाइट मतलब होता है घूमने वाला। किसके घूमने वाला? चारों ओर घूमने वाला। अगर आपके चारों ओर ऐसे चक्कर कौन लगा रहा है, क्या कहोगे? सैटेलाइट है? हा? अरे वो सैटेलाइट नहीं है, बॉडीगार्ड है, जासूस है, चपरासी। सैटेलाइट समझ लो थोड़ा सा। उपग्रह, उपग्रह दो तरह का होता है, एक होता है कृत्रिम और एक होता है प्राकृतिक। जो प्रकृति ने बनाया है चारों ओर घूमने के लिए, जैसे धरती है जो ग्रह है उसके चारों ओर घूमने वाला जो पिंड है उसको हम उपग्रह बोलते हैं। और उपग्रह दो तरह का है, एक कृत्रिम है और एक प्राकृतिक। तो प्रकृति ने बनाया है, जैसे चंद्रमा है ना, या अन्य जो ग्रह है जिस पर हम लोग पढ़े थे उसके अलग अलग उपग्रह हैं। तो हमारा चंद्रमा तो कम से कम देख रहे हैं आप, यह पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है, इसलिए इसको हम उपग्रह बोलते हैं, ग्रहों के जो चक्कर। इसी को हम लोगों ने आधार मान करके, इसी से प्रेरणा लेकर के कृत्रिम उपग्रह। होता क्या है कि जैसे मान लो कि यह है पृथ्वी, इसके चारों ओर घूमने वाला एक हमें चाहिए, एक पृथ्वी होगा, इससे चारों ओर घूमने वाला चाहिए क्या? तो मान लो कि ये जब घूम रहा है ऐसे ऐसे ना, और यहाँ पर भारत है, तो हमने क्या किया कि इसके ठीक सामने ला करके यहाँ पर एक सैटेलाइट को छोड़ दिया ना। अब पृथ्वी जितना स्पीड से घूम रही है उतना ही स्पीड उस सैटेलाइट में भी डाल दिया। मतलब जितना स्पीड से ये घूमेगा उतना ही स्पीड से सैटेलाइट भी। तो हमेशा वो स्थिर रहेगा कि नहीं? पृथ्वी भी घूम रही है और सैटेलाइट भी घूम रहा है ऐसे। तो जितना तेजी से पृथ्वी घूम रही है उतना ही तेजी से सैटेलाइट भी। तो अगर यहाँ कोई व्यक्ति है तो वह हमेशा स्थिर दिखाई देगा कि नहीं? बात समझ रहे ना? पृथ्वी भी चल रही है, वो भी जैसे तुम बाइक से चल रहे हो और दूसरा कोई उसी स्पीड से बाइक पर आ जाए तो आप आराम से बात करते जा सकते हैं कि नहीं? तो तीसरा व्यक्ति देखेगा, लगेगा कि ये गति में है, लेकिन दोनों आपस में स्थिर हो गए। बात समझ रहे ना? उसी तरह से हमारा सैटेलाइट, पृथ्वी भी घूम रही है और सैटेलाइट भी घूम रहा है, लेकिन उसको हमने उतना ही स्पीड से घुमा रहे हैं जितने स्पीड से पृथ्वी। उसको हम बोलते हैं भू स्थिर सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? भू। तो हमेशा स्थिर दिखाई देगा, उसको बोलेंगे भू स्थिर। तो यह 36,000 किलोमीटर पर हम लोग ले आकर के उसको शिफ्ट कर। बात समझ रहे ना? तो उस वो हो गया हमारा भू स्थिर। अब होता क्या है कि हमको प्रसारण करना है, या टीवी सिग्नल से भेजने हैं, रेडियो सिग्नल भेजने हैं, रडार का सिग्नल भेजना है। तो इस सारे को कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए लोगों ने अलग अलग कृत्रिम सैटेलाइट बनाए और इसको हम बोलते हैं इनसेट। इन मतलब हो गया इंडिया, क्या हो गया? इंडिया। और सेट मतलब हो गया सैटेलाइट। ये बात समझ में आया कि नहीं? इंडिया के जो सैटेलाइट है वह जब इसका सीक्वेंस, जब इसका सीरीज शुरू होगा तब इसको हमने क्या कहा कि इनसेट है ना। अब इनसेट का कई फॉर्म है, जैसे इनसेट 1 है, तो जैसे जैसे हम लोगों ने उसमें अच्छा सुधार किया उसका नाम, उसका नामकरण बदले गए। जैसे आज बना है आरसेट। आरसेट मतलब होता है रिसोर्स सेट है ना। तो जो हमारा रिसोर्स का पता लगाने वाला, खनिज कहाँ पर है, कहाँ पर मिनरल्स हैं, कहाँ पर जंगल है, इसका रिसोर्स का पता लगाने के लिए जो हम लोग सेटेलाइट बनाए हैं उसका नाम क्या रख दिया? आरसेट ना। तो आरसेट 1, आरसेट 2, आरसेट 3, ये साइंस से टेक्नोलॉजी में हम लोग बस इतना ही समझ लेना है। जो सेटेलाइट है, जो कृत्रिम सेटेलाइट है, जो प्राकृतिक सेटेलाइट, ये दोनों घूमने का काम करते हैं। कृत्रिम है वो हम अपने फायदे के लिए बनाए हैं और जो प्राकृतिक है उसको प्रकृति ने अपना। बात समझ आया? ये जो कृत्रिम सेटेलाइट है इसको हम लोग कहाँ पर फिट करेंगे? ऊपर ही फिट करेंगे ना। तो धरती के ऊपर हम लोग इसको फिट करते हैं। इसका एक लेयर है, इसको जैसे निम्न कक्षा है, मध्यवर्ती कक्षा है और उच्च कक्षा है। 3 लेयर में हम लोग इसको बांट, इस मंडल को बाह्य मंडल। तो जो बाहरी मंडल है उसको 3 लेयर में हम लोग रखा है, एक निम्न कक्षा, मध्य कक्षा और बाह्य कक्षा। और इसी में हम अपना सेटेलाइट, बात समझ रहे हैं ना? बाकी जो चीजें हैं, वो जो सेटेलाइट कैसे काम करता है और किस तरह से वह उसको फिट करते हैं, इसको साइंस टेक में
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? वायुमंडल का विस्तार कहाँ तक है? 1000 किलोमीटर, है ना? कहाँ तक है? 1000 किलोमीटर। कहाँ से? क्षोभ मंडल, सबसे निचला परत क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर ओजोन मंडल किस मंडल में मिलेगा? समताप मंडल में मिलेगा। कि कितनी ऊंचाई तक मिलेगा? ओजोन कितना ऊंचाई तक मिलेगा? 15 से 50 के बीच। सबसे ज्यादा संकेंद्रण 15 से 35 के बीच में। कोई दिक्कत? चलो इसी को हम लोग